दोस्तों नमस्कार। सीट शेयरिंग को लेकर के दाव पेच फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है और बात बन नहीं पा रही है। वहाँ जो है एनसीपी के आ जाने की वजह से, यानी अजीत पवार के आ जाने की वजह से, वहाँ शिवसेना का जो शिंदे वाला गुट है उसके आ जाने की वजह से दाव पेच वहाँ जो है फंस रहा है। पिछली बार की जो सीट शेयरिंग थी उसके हिसाब से वो सीटें चाहते हैं, लेकिन इस बार जो है वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस बार जो है 3 लोग एक साथ आ गए हैं। एनसीपी भी उसके साथ आ गई है जो पिछले बार 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो इस वजह से वहां मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। गडकरी की जो सीट है नागपुर वाली, नागपुर की सीट के अलावा उसके आसपास की ये 3-4 सीटें जो मैंने आपको बताई, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर। अमरावती में पिछली बार एक इंडिपेंडेंट लड़े थे भाई साहब, और उसको जो है एनसीपी ने समर्थन दिया था और वो साहब जीत गए थे। तो ये वर्धा, चंद्रपुर, अकोला, ये जो वो सीटें हैं जो नागपुर के आसपास की हैं, और बीजेपी चाहती है कि ये सीटें जो है उनको मिले। इसमें एक चीज और आपने ध्यान दी होगी कि बीजेपी की पहली लिस्ट आई और उसमें गडकरी को टिकट अभी भी नहीं मिला है, यानी कि उनका टिकट कट गया है ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए जरा, इतना बड़ा नेता, बीजेपी का पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, और उस व्यक्ति का अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। और जिस हिसाब से गडकरी लगातार बयान देते रहते हैं, चाहे वो सत्ता को लेकर के हो, चाहे वो उनके कामकाज को लेकर के हो। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा था कि जो काम करता है उसको सम्मान नहीं मिलता है, और उस चीज को लेकर के जो चर्चा हुई वो यही कहा गया कि मोदी सरकार में शायद जो है गडकरी को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, और उस चीज को ही वो कह रहे थे, भले ही वो सीधे तौर पे ना कहें। क्योंकि इसके पहले जब राजस्थान में वो भाषण दे रहे थे तो भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी कि वो किसी को कह नहीं रहे हैं, लेकिन अब गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, और वो घोड़े को नहीं मिल रही है घास, ऐसी बातें जो कही थी उन्होंने। तो इन सारी चीजों को जोड़ करके देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को वो एक एक तरीके से आईना दिखाने का काम कर रहे थे कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, और उस पर वो सवाल उठा रहे थे। और इन्हीं सवालों से माना जा रहा है कि दिल्ली दरबार वो घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, टेंशन में है, और इस वजह से इस बार यानी 2024 के चुनाव में उनका टिकट काटा जा सकता है। और इसी वजह से ये चर्चा निकल करके आई कि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। नागपुर से लगी हुई जो सीटें हैं उस पर गडकरी का बड़ा प्रभाव है। गडकरी ने नागपुर और उसके आसपास में बड़े बेहतरीन काम किए हैं, उनका काम जमीन पे दिखता है, और इसी वजह से आसपास की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। और ये टिकट मिलने ना मिलने और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए टिकट कटता है नहीं कटता है, इसमें ये चर्चा ही क्यों निकल कर आई। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। कई सारे विश्लेषक हैं, कई सारे ऐसे मीडिया के बंधु हैं, वो ये मानते हैं कि बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, यानी नंबर 2 के लिए लड़ाई हो रही है। यानी 2024 के इस इलेक्शन में जो भी जो नंबर 2 पे होगा वो 2029 में नंबर 1 पे आ सकता है, यानी मोदी जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे हो सकता है, यानी उनके अल्टरनेट के तौर पे हो सकता है। और इस वजह से ही अमित शाह कहीं ना कहीं कमान अपने हाथ में चाहते हैं। उनका माना जा रहा है कि अमित शाह जो है चाहते तो हैं कि पार्टी जो है वो 272 का आंकड़ा पार करे बहुत ही आसानी से, उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनकी इच्छा ये भी है, माना ये जा रहा है कि ऐसी संभावना जताई गई है कि उनकी इच्छा ये भी है कि पार्टी बम्पर जीत हासिल करे, लेकिन कमान उनके हाथ में रहे, ताकि सेकंड पोजीशन कहीं इधर से उधर ना हो। भविष्य में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी के दौर में सेकंड पोजीशन वो मिस नहीं करना चाहते हैं। और गडकरी को लेकर के कुछ दिनों से क्या, कई महीनों से ये चर्चा निकल के आ रही थी कि गडकरी जो है मोदी जी के अल्टरनेट हो सकते हैं, योगी जी मोदी जी के अल्टरनेट हो सकते हैं। और कई सारे आप देखे होंगे वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर कि मोदी और उसके बाद 29 में योगी। तो ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, जिसमें आप देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर को जगह मिली, उसमें दारा सिंह चौहान को जगह मिली। इनको माना जाता है कि ये अमित शाह के आदमी हैं। और ये भी आया कई सारे विश्लेषण में कि लखनऊ में सत्ता में 2 फाड़ हो रहे हैं, यानी 2 अलग अलग गुट बन रहे हैं, एक योगी जी का और एक दिल्ली का। अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो या धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो, इन सभी चीजों पर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि दिल्ली दरबार अपना पांव पसार रहा है, वो कहीं ना कहीं योगी जी को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, या योगी जी के आसपास अपने लोगों को सेट करने की कोशिश हो रही, ताकि योगी जी पर नियंत्रण किया जा सके। और योगी जी के जो लोग हैं उनको डाउन किया जा रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो कई लोगों को ना, गोंडा से कुछ लोगों का नाम निकल कर आ रहा है कि उनका भी टिकट कट सकता है, उनकी जगह किसी और को टिकट मिलेगा। धनंजय सिंह का आपने देख ही लिया, क्योंकि योगी जी अपने दम पर सीएम बने हैं
और योगी जी की जो राजनीति है वो उनके अपने दम पर चलती है, उनकी अपनी एक पहचान है उत्तर प्रदेश में, और इस वजह से ही वो सीएम हैं यहाँ पर। उनकी अपनी राजनीति वो अपने दम पर जीतते आए हैं। वसुंधरा और शिवराज सिंह इसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां थी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह ये अपने दम पर जीतने वाले थे, और ये लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए रहे हैं, और इनका जो एक अपने प्रदेश में संगठन रहा है, इनकी जो कार्यशैली रही, इनका जो जनता के बीच में जो इनकी पहुंच थी वो बेहतरीन थी, और ये अपने दम पर जीत करके सत्ता में आने में सक्षम थे। और इसी वजह से इन्हें धीरे 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 साइड लगाया गया, और ये माना जा रहा है कि योगी जी को भी इसी तरीके से साइड किया जा सकता है भविष्य में। बहरहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो महाराष्ट्र को लेकर के करने वाले हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थितियां इस समय है, 19 में क्या स्थितियां थी, कितनी सीटों पर क्या परेशानी आ रही है, वो सारा डेटा मैं अभी आपको बताऊंगा, और इस पर जो है भविष्य में क्या हो सकता है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बहरहाल सबसे पहले सीधे सीधे देखते हैं महाराष्ट्र में इस समय जो टोटल सीटें हैं वो 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ी थी और उन्होंने 41 सीटें जीती हुई थी। इसमें से भी बीजेपी जो है वो 23 पर लड़ी थी, शिवसेना जो है वो 25 पर लड़ी थी, और बीजेपी पूरा 23 में से 23 जीती थी। शिवसेना जो है सिर्फ 25 यानी 18 सीटें जीती थी, 7 सीटें जो थी शिवसेना हार गई थी, और वो जो 7 सीटें थी वो कांग्रेस, एनसीपी और निर्दल और AIMIM यानी ओवैसी साहब। तो इसमें भी आप देख लीजिए कांग्रेस जो था वो 26 सीटों पर लड़ी थी, यानी कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ी थी। जो इस समय अजीत पवार को माना जा रहा है कि असली एनसीपी वाले अजीत पवार हैं, और वो इस समय एनडीए में हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो वो एनसीपी जो है वो 22 सीट पर लड़ी थी, कांग्रेस जो है वो 26 पर लड़ी थी, और ये इन लोगों ने 5 सीटें जीती थी। एक सीट अमरावती वाली पर निर्दल एक प्रत्याशी लड़ रहे थे और उनको एनसीपी ने बाहर से समर्थन दिया था, और एक सीट जो है वो AIMIM को मिली थी। तो ये टोटल 7 सीट इनको मिली हुई थी। 41 सीट जो थी वो आपकी बीजेपी और शिवसेना को मिली हुई थी। शिवसेना में पिछले बार उद्धव ठाकरे और मोदी जी का ये पूरा कैंपेन एक साथ में चला था, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो अलग है कि शिंदे साहब शिवसेना से अलग होते हैं, और ये आता है कि शिंदे की जो शिवसेना है वही असली वाली शिवसेना है, और उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना से अब आउट हो गए एक तरीके से। उद्धव ठाकरे का शिवसेना में एक तरीके से पारिवारिक जो है संबंध रहा है, वो राज ठाकरे की समय से रहा है, बाला साहब ठाकरे के समय से। अब महाराष्ट्र में ऐसी दो पार्टियां, एनसीपी और शिवसेना, ऐसी दो पार्टियां हैं जो पार्टियां टूटी, और टूटने के बाद जो टूटने वाले लोग थे उनको ही ये कह दिया गया कि ये असली वाले हैं। यानी जो लोग मेन जो लीडर थे उनसे टूटकर जो अलग हुए उनको ही ये बता दिया गया कि ये असली वाले हैं, चाहे वो शिंदे को लेकर के हो और चाहे वो अजीत पवार को लेकर के हो। अब सीट शेयरिंग में जो मामला अटक रहा है वो 272 का आंकड़ा पाने के लिए महाराष्ट्र में इस बार भी 41 ले आना बीजेपी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो महाराष्ट्र में 41 नहीं ले आते हैं तो वो इसकी जो भरपाई है वो अगर करेंगे कहाँ, दूसरी कोई और ऐसा स्टेट दिख नहीं रहा है जहां ये इस 41 में से अगर कुछ सीटें लॉस करते हैं, 2 सीटें, 5 सीटें, 4 सीटें, तो वो किस स्टेट में जाकर के उसको कवर करेंगे, ये मुश्किल स्थिति बनी हुई है बीजेपी के लिए। और यहाँ एकनाथ शिंदे जो हैं, जिनको असली शिवसेना का नाम मिला हुआ है, वो चाहते हैं कि जो 18 सीटें वो 2019 में शिवसेना जीती थी, उन 18 सीटों को उन्हें इस बार भी दिया जाए और उस पर वो लड़े, ताकि वो शिवसेना के नाम पर भी जीत सकते हैं और अपने जो भी उनका कार्य हो उस हिसाब से भी वो अपनी कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि वो 30 सीट पर चुनाव लड़े। अब बीजेपी अगर 30 सीट पर लड़ती है और शिंदे साहब जो है 18 सीट कह रहे हैं, तो टोटल 48 है, 48 तो यही हो गए, तो फिर अजीत पवार कहाँ जाएंगे। अब अजीत पवार को लेकर के मामला ये फंस रहा है कि अजीत पवार चाहते हैं कि उन्हें 7 सीटें कम से कम दी जाए। पिछली बार अजीत पवार की जो एनसीपी थी वो 22 सीटों पर लड़ी थी जब वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार जो है अजीत पवार चाहते हैं कि उन्हें 7 सीटें मिलें, और ऐसी स्थिति में शिवसेना को 15 सीटें मिल सकती हैं, यानी शिंदे साहब वाली शिवसेना को, और बीजेपी खुद जो है वो 26 पर लड़ सकती है। अच्छा, ये जो सीट शेयरिंग का मामला 7 और 15 और 26 वाला है, ये अभी अंदरूनी कुछ ऐसी खबरें और विश्लेषण में निकल करके सामने आया है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये मामला इसी पर सेटल होने वाला है, लेकिन जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं उस हिसाब से इसी पर कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से बात बन जाए और ये तीनों पार्टियां जो है इस पर सहमत हो जाएं, और किन किन सीटों पर किसको किसको दिया जाएगा उस पर बात की बात है, अभी इस पर ही सेटल हो जाए वही बड़ी बात है। अब इस सीट शेयरिंग में जो मामला फंस रहा है वो ये है कि बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से शिवसेना से अलग हुए, फिर शिवसेना टूटी, फिर शिवसेना को जो है ये कह दिया गया कि वो शिंदे साहब वाली असली शिवसेना है। तो कहीं ना कहीं जो
कोर शिवसेना वाले रहे हैं, जो लंबे समय से शिवसेना के समर्थक रहे हैं, वो या बाला साहब ठाकरे की अगर बात की जाए, यानी ठाकरे परिवार की बात की जाए, उनके समर्थक रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, और वो नाराजगी जो है इन पर भारी पड़ सकती है। शिंदे जी जब शिवसेना में थे, जब ठाकरे साहब के साथ थे, उस समय शिवसेना का जितना वोट था, वो पूरा वोट इनके साथ, इनकी शिवसेना में ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो वोट पूरा बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, बीजेपी ये अच्छे से जानती है, और इसी वजह से वो इन्हें बहुत ज़्यादा सीटें देना नहीं चाहते हैं। अगर इन्हें ज़्यादा सीटें दी जाती हैं तो इनसे जो नाराजगी है, वो नाराजगी जो है सीधे जो महाविकास अघाड़ी है उनको फायदा इसका मिल सकता है। वो जो नाराज वोट है वो सीधे जा सकता है विपक्ष वाले अलायंस में, और ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए 41 ले आना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एक कारण जो महत्वपूर्ण है वो ये हो सकता है कि ये जो टूटने वाले लोग हैं, चाहे वो शिंदे साहब हों, चाहे वो अजीत पवार हों, ये कहीं ना कहीं एक अपनी पार्टी में रहे हैं, उस पार्टी से टूट करके आए हैं, इन्हें उस पार्टी का तमगा पहना दिया गया, भाई आप ही असली वाले हो। लेकिन क्या इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये भविष्य में फिर नहीं टूटेंगे? यानी अगर इन्हें सीट शेयरिंग अच्छी दी जाती है और ये अच्छी सीटों पर जीत करके आ जाते हैं, तो ऐसा संभव है कि भविष्य में ये फिर टूटें, इन्हें फिर कोई अवसर मिले, फिर कोई मौका मिले, तो बीजेपी को झुकना पड़ सकता है, उन्हें समझौता करना पड़ सकता है। और इस स्थिति से बीजेपी जो है बचना चाहेगी, वो कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहेगी कि कोई बार्गेनिंग जीतने के बाद हो, यानी चुनाव के बाद कोई बार्गेनिंग होने लगे, वो ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे। और दूसरी स्थिति इसमें एक और एक जो दूसरी परिस्थिति जो बन रही है वो ये है कि अगर, क्योंकि शिंदे साहब को भी पता है कि कैसे शिवसेना टूटी, वो कैसे आए और उन्हें कैसे शिवसेना मिल गई, तो उनको ठाकरे साहब का इतना पुराना शिवसेना के साथ संबंध और उनकी वो पार्टी किस तरीके से टूटी और क्या क्या सारी चीज़ें हुई, तो शिंदे साहब तो नए हैं, तो शिंदे साहब को टूटने में कितना समय लगेगा, या शिंदे साहब से शिवसेना फिर किसी और के पास चली जाए उसमें कितना समय लगेगा। तो शिंदे साहब को भी अच्छे से पता है, तो वो भी अपनी जड़ जो है वो मजबूत करना चाहेंगे कि भाई किसी तरीके से हम जो है, हमारे लोग होंगे, हमारी पार्टी होगी, हम अपने लोगों को वहाँ टिकट देंगे और उन्हें एडजस्ट करेंगे, तो हम मजबूत रहेंगे। वही हाल एनसीपी का भी होगा, क्योंकि अजीत पवार को भी तो ये अच्छे से एहसास होगा कि कैसे आए और कैसे पार्टी उन्हें मिल गई। ऐसा हो सकता है कि बाद में फिर कोई और टूटे और एनसीपी किसी और को मिल जाए और अजीत पवार साइड हो जाए, जैसे शरद पवार को साइड किया गया, जैसे ठाकरे साहब को साइड किया गया। तो ऐसी परिस्थितियां तो अब किसी के साथ हो सकती हैं। तो जो पार्टियां टूटने वाली हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में रखने की कोशिश कर रही हैं। गोदी मीडिया चाहे कितना भी हो हल्ला कर रहा हो, चाहे कितना भी सारी चीजें बता रहा हो, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी सीटें जीत रहे हैं और ये, लेकिन 272 का आंकड़ा अभी की डेट में अगर देखा जाए तो वो मुश्किल लग रहा है। गडकरी का टिकट अगर कटता है, क्योंकि देखिए गडकरी जो है वो बहुत बड़े नेता हैं, लंबे समय तक, कुछ समय पहले तो उनके पास 4-5 विभाग हुआ करते थे, इस समय मान लीजिए एक ही है। वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका पहली लिस्ट में नाम नहीं होने से अंदाजा लोग यही लगा रहे हैं, चर्चा यही चल रही है कि उनका टिकट इस बार जो है वो कट सकता है। अगर गडकरी का टिकट इस बार कट जाता है, इस बात का आकलन जरूर करेंगे कि उनका टिकट काटने पर क्या स्थितियां बनेंगी। यानी अमित शाह ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर गडकरी का टिकट नागपुर से काट देते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते हैं, मार्गदर्शक मंडल में बैठा देते हैं या जो भी कुछ होता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे और आसपास की जो 6-7 सीटें हैं उन पर क्या परिस्थितियां। गडकरी जी के सामने 2-3 रास्ते बचेंगे कि भाई या तो वो संन्यास ले लें, या फिर वो जो है विपक्ष के अलायंस में चले जाएं, या फिर वो निर्दल भी लड़ सकते हैं। तीनों ही स्थिति में उनको हराना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो ऐसी स्थिति में जो वो सीट अपनी है नागपुर की, उस पर तो वो जीतेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहें चाहे वो बिना पार्टी के रहें। अगर इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए, उनका जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो लगभग 45 सीटों पर उन्होंने फाइनल कर लिया आपस में, एनसीपी और कांग्रेस ने मिल करके, उन्होंने शिवसेना ने मिल करके कि भाई हमारा जो, क्योंकि शरद पवार भी अब कहीं ना कहीं इनके साथ में हैं और शिवसेना के जो पहले उद्धव ठाकरे थे वो भी इनके साथ में हैं। तो अब शिवसेना भले ही उधर हो और एनसीपी भले ही इनके साथ में हो, लेकिन इसके जो पूर्व लीडर हैं वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के साथ में हैं। और महाविकास अघाड़ी ने करीब 45 सीटों पर मामला सेटल कर लिया है। वो अम्बेडकर साहब वाली एक और पार्टी है, उसको 2 सीट देना है, और ओवैसी साहब को 1 सीट देना है, या कोई एक और है 1 सीट उसको देना है, यानी 3 सीटें छोड़ करके बाकी 45 पर इन्होंने मामला सेटल कर लिया। तो जो विपक्षी अलायंस है उसकी सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने शेयर कर लिया।
उन्होंने डिसाइड कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन बीजेपी का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो ना तो हरियाणा में सेट हो रहा है, ना तो बिहार में सेट हो रहा है, ना ही जो है महाराष्ट्र में सेट हो पा रहा है। और यहाँ जो है बड़ी सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में देखिए आपकी 40 हैं, और इसके बाद हरियाणा में आप देखेंगे तो 10 सीटें हैं। तो इन सारी स्टेट में बहुत बड़े लेवल पे सीटें, और पूरी पूरी सीटें जो है यानी चंक में बड़े स्तर पर, हरियाणा में आप देखेंगे 10 आउट ऑफ 10, यानी पूरी सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर वहाँ मामला फंसेगा तो इनकी सीटें घटेंगी, 2 सीट 3 सीट 4 सीट ऐसे करके घटेंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से घटेंगी, तो बहुत ज़्यादा जो है इनको डेंट लगेगा। और इस चीज़ को मैनेज करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 272 का ये जो 370 और 400 की बातें गोदी मीडिया वाले हल्ला कर रहे हैं, तो 272 पार करना मुश्किल हो जाएगा ऐसी स्थिति में। और इसी वजह से ये लोग जो है 11 बजे तक, जो आपको गोदी मीडिया में दिखता है कि आज 12 बजे तक मीटिंग चल रही है, आज इतने टाइम तक मीटिंग चल रही है, तो वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि इन चीज़ों को सेटल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें जो संभावना है यानी गडकरी जी का टिकट कट सकता है, अगर वो टिकट कटता है, यानी अगर ये जो सीटें मैंने आपको बताई, इन 4-5 सीटों 8 सीटों पर अगर मामला ठीक ठाक लगता है कि गडकरी के बिना काम चल सकता है, और नागपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पे जो है मामला सेटल हो जाएगा, तो गडकरी का टिकट कट सकता है। नहीं तो गडकरी को टिकट मिल जाएगा सेकंड लिस्ट में। दूसरी एक संभावना ये हो सकती है कि गडकरी अक्सर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो हो सकता है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या गडकरी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए कि भाई आगे से ये जो है अपना बड़बोलापन ना करें, या जो इस तरीके का ऊट पटांग बयान दे देते हैं जिसे सीधे सत्ता से ही जोड़ दिया जाता है कि भाई इन्होंने सत्ता पर उंगली उठाई, हाँ सत्ता पर इन्होंने वो कमेंट किया है, तो वो चीज़ें भविष्य में ना हो। भले ही वो किसी का नाम लेकर ना कहते हो, लेकिन लोग इसे जोड़ तो देते ही हैं मोदी जी से, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को बनाने की कोशिश हो सकती है कि भाई ये जो है आगे से ऐसा ना करें। बीजेपी किसी भी हाल में 272 का आंकड़ा पार करना चाहेगी, पूरी कोशिश कर रही है वो एक एक सीट पर, चाहे वो कमलनाथ नकुलनाथ वाला फार्मूला हो, चाहे वो जयंत चौधरी की बात हो, चाहे और किसी भी स्टेट में ले लीजिए, चौटाला जी को ले लीजिए आप हरियाणा में, तो लगभग लगभग हर जगह उनकी एक एक सीट पर नज़र है। और ये 272 के आंकड़ा को वो किसी भी सूरत किसी भी स्थिति में पार करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक संभावना जो जताई गई, एक आशंका जो चल रही है, जो विश्लेषक जो कह रहे हैं उनका ये मानना है कि अमित शाह ऐसा चाहते हैं कि हम 272 का आंकड़ा पार तो करें, लेकिन कमान जो है अमित शाह के हाथ में हो। यानी कोई भी स्वतंत्र रूप से ऐसा स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए 2024 में जो 2029 में जा करके उनके लिए चैलेंज बने। बहरहाल ये सारी संभावनाएं हैं, इस पर अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।